हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जित्रवाल सुपर एग्रीकल्चर में। मैं राजेश जित्रवाल आज लेके आऊँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना लवणीय एवं क्षारीय मृदा। कल जैसे कि आपने देखा कि अम्लीय मृदा कैसे बनती है, कहाँ बनती है, किन क्षेत्रों में बनती है, पीएच मान क्या होता है, कौन सी मृदा के लिए कौन सा पीएच मान उपयुक्त होता है, ये सब कुछ अपन ने कल देख लिया था। आज देखते हैं लवणीय क्षारीय मृदा। उससे पहले थोड़ा सा जो बेसिक बताना रह गया था अपना कि जैसे सर्वाधिक अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, लवणीय कहाँ पाई जाती है, कुछ क्वेश्चंस जो अपने पूछ जाते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है तो वो देखते हैं। पहले देखो एक क्वेश्चन ये पड़ता है पहला अपना कि अपने जब कल बात की थी जो अपने अम्लीय मृदा की, कौन सी मृदा की बात की थी, अम्लीय मृदा की बात की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पड़ता है कि अम्लीय मृदा सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। दो क्वेश्चन उठते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है और राजस्थान में सर्वाधिक अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है। बात करें भारत की तो देखो भारत के अंदर सीधा सा समझने के लिए दो ही चीज है कि भारत और भारत में सबसे ज्यादा शरण कौन सा होता है। अपन मृदा शरण पढ़ते हैं तो वहां पे दो चीज पढ़ते हैं, जल शरण और वायु शरण। तो भारत में सबसे ज्यादा शरण कौन सा होता है, तो भारत में जो शरण होता है वो होता है जल शरण। कौन सा शरण होता है सबसे ज्यादा, वाटर, जल के द्वारा होता है। तो जल शरण होगा, इसका मतलब वहां पर जल शरण हो रहा है। और जल शरण होगा तो अपने कल पढ़ा था कि जहां पे सर्वाधिक जल होता है वहां पर मृदा कौन सी होती है, अपने अम्लीय। तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है भाई, अम्लीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, अम्लीय। यानी भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी हो गई, अम्लीय मृदा हो जाएगी। और अगर बात करें थोड़ा सा राजस्थान में बात देखते हैं, इसी भारत में अगर बात करें अम्लीय मृदा तो कहाँ कहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर अम्लीय मृदा पाई जाती है। अम्लीय मृदा भारत में क्या बात करें, अम्लीय मृदा है वो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जल शरण होता है तो अम्लीय मृदा कौन सी हो जाएगी, भारत में कौन सी मृदा है, अम्लीय मृदा। फर्स्ट चीज होगी भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा पाई जाती है। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब देखो अम्लीय मतलब जल शरण, और जल शरण कहाँ होगा, अपने सबसे ज्यादा जो भारत में पाई जाती है वो देखो पाई जाती है तो केरल में, और एक पाई जाती है अपने पश्चिम बंगाल में। केरल और पश्चिम बंगाल दो जगह, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, मेनली केरल और पश्चिम बंगाल। केरल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, अपने अम्लीय मृदा। अब ये तो क्वेश्चन आ गया कि भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा पाई जाती है। क्यों, जल शरण होने के कारण से केरल में। अब अगर क्वेश्चन सीधा सीधा अपन को इफेक्टिव क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन वो ये ना पूछकर सीधा सा पूछ रहे कि भारत में अम्लीय मृदा हो गई कि भारत में लवणीय क्षारीय मृदा, भारत में लवणीय क्षारीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो मोस्टली बात करें तो अपने गुजरात में सबसे ज्यादा, गुजरात में, और गुजरात के बाद में अपना आता है राजस्थान। कौन सा आता है, राजस्थान। अगर यहाँ भी मेनली आपको केवल और केवल लवणीय पूछ ले तो सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, अपने गुजरात में। फर्स्ट स्टेज है अपना गुजरात, लवणीय क्षारीय दोनों की बात करें गुजरात और उसके बाद में राजस्थान। भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में लवणीय क्षारीय अपने गुजरात में है, राजस्थान में। अगर केवल लवणीय पूछ ले तो कहां पर हो जाएगी, अपने राजस्थान में हो जाएगी। हाँ, तो अब बात करते हैं भारत की, किसकी बात करते हैं, ये तो हो गई भारत की कि भारत में लवणीय कहाँ पाई जाती है और लवणीय क्षारीय कहाँ पाई जाती है और अम्लीय कहाँ पाई जाती है। यही बात करते हैं अपन राजस्थान की कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है। किसकी बात करें, राजस्थान। देखो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो शरण होता है वो शरण कौन सा होता है, देखो वायु है। कौन सा, मतलब वायु के द्वारा सबसे ज्यादा शरण होता है वो किसमें होता है, राजस्थान में होता है। अब बात करते हैं वायु शरण होगा तो मृदा कौन सी होगी भाई, वायु शरण होगा तो मृदा वो होगी जिसमें जल की कमी है, और जल की कमी होगी तो शरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लवणीय क्षारीय मृदा होगी। कौन सी मृदा, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है भाई, लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी मृदा, क्वेश्चन पूछ सकता है इसका कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। अब देखो लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है पर कहाँ, तो ध्यान रखना लवणीय क्षारीय मृदा जो होती है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में अपना आ जाएगा बाड़मेर, आ जाएगा जोधपुर, जैसलमेर और हो जाएगा पाली, सिरोही, पाली सारे आ जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में।
कौन सी मृदा पाई जाती है? लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक मृदा कौन सी होती है? लवणीय क्षारीय। मोस्टली बात करें तो अपने बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और पाली। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि इसी राजस्थान में अम्लीय मृदा कहाँ होगी। क्वेश्चन क्या पूछ ले, इसी राजस्थान में अम्लीय मृदा कहाँ होगी? तो ध्यान रखना, राजस्थान में अम्लीय मृदा की बात करें तो ये होगा अपना हाड़ौती संभाग, हाड़ौती संभाग, यानी अपना कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा होती है वहां पे। तो उसी की जगह का क्या पाई जाएगी? अपने 750 mm से ज्यादा वर्षा होती है, तो वहां पर कौन सी अम्लीय मृदा पाई जाएगी। तो मेनली अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी जगह कौन सी मृदा पाई जाती है। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, लवणीय, क्षारीय। तो अम्लीय, भारत में लवणीय क्षारीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो अपन ध्यान रखना कहाँ पे? गुजरात में। उसके बाद में पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी मृदा? तो लवणीय क्षारीय मृदा। और उसके बाद भी अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में अम्लीय मृदा, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अब देखो एक छोटी सी चीज रह गई अपने, इसके बारे में बात करते हैं। एक होती है सेम की समस्या। बात करते हैं नेक्स्ट अपन सेम। सेम की समस्या क्या होती है? सेम, देखो सेम की समस्या यानी जो नहरी क्षेत्र होते हैं, नहरी क्षेत्र यानी नदियां होती है। नहरी क्षेत्रों में क्या होता है? जो जल होता है वो नदियों से बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है, बाहर निकलता है, अंदर जाता है। तो उनकी जो जगह होती है वहां पर क्या हो जाती है? दलदल क्षेत्र जमा हो जाता है। यानी सेम की समस्या कहाँ होती है? दलदली क्षेत्र में। क्यों सुना सकता है भाई? दलदली क्षेत्रों में होती है। कौन से क्षेत्रों में? दलदली। तो दलदली क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना, दलदली क्षेत्रों में मृदा कौन सी पाई जाएगी? ये देखो पहली चीज थोड़ा सा इफेक्ट देख लेते हैं, नहरी क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि नहरी क्षेत्रों के कारण से हुआ क्या कि यहाँ पर देखो होता क्या पर है। पहली चीज सेम की समस्या होती कहाँ पर है? तो ये एक तो हो गया देखो गंगानगर, मोस्टली एक हो जाएगी अपने हनुमानगढ़, मोस्टली गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर पंजाब जिधर भी नहरें ज्यादा है वहां पर अपने क्या होती है? सेम की समस्या होती है, यानी दलदल क्षेत्र वहां पर बने जाता है। होता क्या है इन क्षेत्रों में? दलदल मतलब ये होगी लवणीय मृदा। कौन सी मृदा? लवणीय। क्वेश्चन सीधा सा पूछे सेम की समस्या जहां पाई जाती है वहां पर कौन सी मृदा होगी? लवणीय मृदा। कौन सी मृदा होगी? लवणीय मृदा होती है, बहुत ज्यादा लवणीय मृदा यहाँ पर होती है। और गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, इधर नहरें बहुत ज्यादा है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार दिया गया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 जुलाई या 19 फरवरी, 19 फरवरी, हाँ 19 फरवरी है, 19 फरवरी 2015 में प्रारंभ किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और ये क्यों प्रारंभ किया गया? क्योंकि जो गंगानगर है इसमें इंदिरा गांधी नहर है अपने, वहां के कारण से सेम की समस्या बहुत ज्यादा होने के कारण से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई। 19 फरवरी 2015 में प्रारंभ की गई। तो अब आपको मालूम चल गया कि अम्लीय कहाँ होती है, क्षारीय सर्वाधिक कहाँ होती है, भारत में कहाँ होती है, राजस्थान में कहाँ होती है, सेम की समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है, किस कारण से होती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, कार्ड कब जारी किया गया। अब अपन बात करते हैं अपनी लवणीय क्षारीय मृदा की। तो जैसा कि अपन ने कल देखा था पीएच मान के आधार पर हमने लवणीय क्षारीय मृदा का अपन ने विभेदन कर लिया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। पीएच मान में अपन ने देखा था कि 0 और 7 को अपन ने उदासीन माना था। 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ जा रहे थे तो अम्लीय मृदा बढ़ती थी। अब यहाँ पर 14 था अपने पास में। मैंने बताया था कि 8.5, इस 8.5 से लेकर 7 के मध्य में जो मृदा होती है वो लवणीय मृदा, जबकि 8.5 से आगे जितने भी जाएंगे तो वो मृदा कौन सी होगी? अपनी क्षारीय मृदा होती है। ये अपन ने कल देख लिया था। देखो अब बात करते हैं अपन कि लवणीय क्षारीय मृदा में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, बात करते हैं। तो देखो लवणीय मृदा के पीएच मान, फर्स्ट अपन बात करते हैं पीएच मान लवणीय मृदा का। तो अपन कह सकते हैं लवणीय क्षारीय मृदा के लिए कि लवणीय क्षारीय मृदा का पीएच मान की बात करें तो एक तो इसका पीएच मान 7 से क्या होगा? ज्यादा, 7 से ज्यादा होगा इनका पीएच मान, पहली चीज। दूसरी चीज आयंस की बात करें
तो मेनली देखो इसमें सोडियम आयन, कौन सा आयन, Na+ आयन की बहुत ज्यादा अधिकता होती है, सोडियम आयन की अधिकता होती है। दूसरी बात करें इसका उपनाम या अन्य नाम, तो इसको ऊसर के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है? ऊसर के नाम से इसको बोला जाता है। और तीसरी चीज बात करें तो इसमें OH- की अधिकता होती है, किसकी? हाइड्रोक्सिल आयंस की अधिकता होती है। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर H+, अम्लीय मृदा में H+ की अधिकता थी, यहाँ इसके अलावा Al और Fe की अधिकता थी। तीसरी उसके बाद में अगर बात करें तो pH मान था वो 7.0 से कम था। तो ये चीज अपन ने देख ली थी कल। अब देखो मेनली बात करते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा की। सीधी सी लवणीय क्षारीय मृदा है, उसमें पीएच के अलावा सोडियम की विनिमयशीलता और विद्युत चालकता उसका भी इफेक्ट होता है। अब देखो अपन बात करते हैं, छोटी सी सारणी है, वहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जब भी लवणीय और क्षारीय मृदा को विभेदन करेंगे तो अपन एक तो किससे विभेदित करते हैं? इसी से, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता से। एक अपन विभेदन करते हैं उसका पीएच मान से, और एक सोडियम की विनिमयशीलता। देखो सोडियम की जो विनिमयशीलता होती है वो 15% से कम हो ज्यादा हो सकती है। पीएच मान होता है वो 8.5 से कम हुए ज्यादा हो सकता है। और विद्युत चालकता वो 4 डेसीसाइमन प्रति मिनट से कम हुए ज्यादा हो सकती है। अब देखो याद करने के लिए अपन को सीधा सा ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि फर्स्ट अपन बात करते हैं लवणीय मृदा की, क्षारीय मृदा की और लवणीय क्षारीय मृदा की। अब मैंने बताया कि लवणीय ये 4, इससे ध्यान रखनी है कि सभी में कितनी होगी? 4 होगी। अब 4 से कम या ज्यादा होगी। पीएच मान होगा वो 8.5 से, यहाँ पर विभेदन करने से होगा 8.5 से होगा। जबकि सोडियम की विनिमयशीलता होगी वो 15% से कम या ज्यादा। और देखो याद करने के लिए सीधा सा ध्यान रखना है कि जो लवणीय मृदा होती है उसका जस्ट विपरीत क्या होती है? क्षारीय मृदा होती है। यानी लवणीय मृदा की जो विद्युत चालकता होती है वो क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? ज्यादा। जबकि पीएच मान में सोडियम की विनिमयशीलता क्या होती है भाई? कम होती है। तो लवणीय मृदा की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे मृदा है जिनकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक, पीएच मान 8.5 से ज्यादा व सोडियम की विनिमयशीलता 15% से कम होती है। कौन सी मृदा कहलाती है? लवणीय। यहाँ पर क्या करना है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी ये तो कम हो जाएगी और ये दोनों ज्यादा। और यहाँ लवणीय क्षारीय मृदा में सारी ही चीजें क्या होती है? ज्यादा होती है। तो देखो फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है हर बार जेट एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। सीधा सा देता है कि क्षारीय मृदा के लिए भी इसी विद्युत चालकता क्या होगी? पीएच मान क्या होगा? या दे देगा अम्लीय मृदा की विद्युत चालकता क्या होती है? सोडियम विनिमयशीलता कितनी होती है? तो ये अपन को ध्यान रखनी है कि किस मृदा की विद्युत चालकता, सोडियम विनिमयशीलता कितनी होती है। सीधा सा है कि विद्युत लवणीय की 4 से अधिक, क्षारीय की 4 से कम और लवणीय क्षारीय की 4 से ज्यादा। पीएच मान ध्यान रखना है अपन को, और सोडियम की विनिमयशीलता कितने % से अधिक है या कम में होती है। ये अपन ने तीनों मृदाओं के लिए देख लिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदा है उसमें कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लवणीय क्षारीय मृदा में आयंस। देखो बात करें मोस्टली तो इसका पीएच मान अपन ने देख लिया सारा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें अपन आयंस की, कौन कौन से आयंस पाए जाते हैं। देखो आयंस की बात करें तो इसमें OH- की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? हाइड्रोक्सिल आयंस की बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है इसमें। देखो एक चीज अपन ने कल पढ़ी थी वहां पर कि कार्बनिक पदार्थ क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक किस मृदा में पाए जाते हैं? अम्लीय, लवणीय, क्षारीय। तो ध्यान रखना कार्बनिक पदार्थ का अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना अम्लीय मृदा में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कौन सी मृदा में? अम्लीय मृदा में। यहाँ पर ध्यान रखना कौन से आयंस? OH- आयंस बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। इसी के साथ में देखो यहाँ पर सोडियम आयन, कौन सा आयन पाया जाता है? सोडियम आयन बहुत अधिक मात्रा में इस मृदा में पाया जाता है। अब देखो सोडियम आयन है ना, ये सोडियम आयन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है क्लोराइड, एक होता है सल्फेट और होता है कार्बोनेट। 3 कंपोनेंट्स इस मृदा में पाए जाते हैं। अपन एक चीज पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ऊसर किसे कहते हैं? पहली चीज ही बात कर लेते हैं, ऊसर किसे कहते हैं? ऊसर क्या होती है? किसे कहते हैं ऊसर? ऊसर वो होती है जैसे कि आपने देखा होगा जो अपने खेत होते हैं, उन खेतों के अंदर सफेद सफेद जो परपटी जमा हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऊसर कहते हैं। ऊसर की बात करते हैं तो ऊसर सोडियम के कौन से कंपोनेंट के कारण से बनती है और कौन से कंपोनेंट के कारण से लवणीय मृदा बनती है, कौन से कारण क्षारीय मृदा बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। देखो यहाँ पर क्लोराइड NaCl, नमक खाना अपने खाया है। नमक कैसा होता है भाई? सफेद। कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? नमक
सफेद। और सल्फेट, सल्फेट में पहले ही स आ रहा है तो ये भी कैसी होगी, सफेद। तो इन दोनों से सोडियम क्लोराइड आए चाहे सोडियम सल्फेट, अगर किसी मृदा में सोडियम क्लोराइड की अधिकता हो या सोडियम सल्फेट की अधिकता होगी तो वहां पर जो ऊसर बनेगी वो कौन सी ऊसर बनेगी भाई, सफेद ऊसर बनेगी। कौन सी ऊसर बनेगी, सफेद ऊसर। और अगर कहीं भी मृदा में सफेद ऊसर बनती है तो वहां पर क्या होगा, लवणीय मृदा का निर्माण होगा। कौन सी मृदा का निर्माण होगा, लवणीय। यानी मान लो ये अपना खेत है, इस खेत के अंदर NaCl की अधिकता हो जाती है, NaCl की अधिकता होगी तो यहाँ की जो मृदा होगी वो मृदा कैसी हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लवणीय। पूछा जा सकता है कि सोडियम के क्लोराइड्स की अधिकता के कारण मृदा का निर्माण होता है अम्लीय, लवणीय, क्षारीय। तो कौन सी होगी भाई, लवणीय मृदा का निर्माण होता है। कौन सी मृदा का, लवणीय या सफेद ऊसर का निर्माण होता है। अगर यहाँ पर बात करें कि इसके कार्बोनेट्स, कार्बोनेट में सीधा सीधा देखो कहा, कार्बोनेट में बोलते हैं तो का आता है, तो ऊसर कौन सी बनेगी भाई, काली ऊसर बनती है। कौन सी ऊसर बनती है, इससे काली ऊसर बनती है। और काली ऊसर जो बनती है वहां पर जो मृदा का निर्माण होता है वो मृदा कौन सी बनती है, क्षारीय मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है, क्षारीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोनेट्स के कारण काली मृदा बनती है, तो काली मृदा बनती है तो मृदा कौन सी बनेगी, क्षारीय। ऊसर कौन सी, काले के कारण। यहाँ पर वही चीज है, अगर इस मृदा के अंदर NaCO3 इसकी अधिकता हो जाती है तो ये मृदा कैसी हो जाएगी भाई, क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। और किस ऊसर का निर्माण होगा, काली। यानी मृदा की सतह पे एक ब्लैक लेयर जम जाती है, ब्लैक लेयर जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, काली ऊसर कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है कौन से आयंस पाए जाते हैं और कौन से आयंस के कौन कौन से कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो लवणीय क्षारीय मृदा बनती है वो कौन से क्षेत्रों में बनती है। तो कल अपन ने देखा कि कौन बनने के कारण क्या क्या है, इसके बनने के कारण जैसा कि अपन ने देखा था कि वहां पर अधिक वर्षा हो रही थी तो जस्ट उसका अपोजिट होगा, तो वहां पर क्षेत्र आर्द्र थी। तो देखो पहले तो ये कौन से क्षेत्रों में बनती है, ये एक तो शुष्क या फिर आ सकता है अर्ध शुष्क। कौन से क्षेत्रों में बढ़ती है भाई, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में बनेगी, शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा। यह क्या हो सकता है इसका कारण, कम वर्षा के कारण। अब देखो होगा क्या, कम वर्षा, वर्षा कम होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पर अब ये भी कह सकते तापमान की अधिकता किसके कारण बनती है, तापमान की ग्रोथ अधिकता हो जाती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी कौन सी मृदा का निर्माण, तो लवणीय व क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। देखो होता क्या है, मैंने बताया था कल लीचिंग की क्रिया, उस वहीं पर मैंने वाष्पीकरण। होता क्या है कि तापमान बढ़ता है क्योंकि वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो मृदा में नमी नहीं रहेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो जल क्या होगा, मृदा की निचली सतह है, यहाँ से जो जल है वो जल कहाँ आएगा, मृदा की ऊपरी सतह पे आएगा। और जो जल होता है वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, परंतु जो लवण व क्षार होते हैं वो कहाँ, इस यहाँ से घुलकर इस मृदा की सतह पर आकर यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और ये जमा होने के कारण से यहाँ पर जो मृदा बनती है वो कौन सी बन जाती है, लवणीय व क्षारीय मृदा बने जाती है। अगर यहाँ पर क्लोराइड्स की अधिकता थी, यहाँ पर क्या सोडियम के क्लोराइड की अधिकता थी तो ये मृदा लवणीय बन गई। यहाँ पर कार्बोनेट्स की अधिकता थी तो ये यहाँ पर क्षारीय बने जाती है। तो एक तो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण, अधिक तापमान के कारण कौन सी मृदा का निर्माण होता है, अपने लवणीय व क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। फर्स्ट कारण तो ये हो जाएगा अपना। सेकंड कारण अपन ने कल पढ़ा था पेयजल पदार्थ, क्या देखा था, पेयजल पदार्थ का, पेयजल पदार्थ। तो पेयजल पदार्थ में अपन ने मोस्टली चट्टान देखी थी, तो एक तो ग्रेनाइट थी और एक बेसाल्ट थी। अगर कोई भी बेसाल्ट चट्टान, अगर बेसाल्ट चट्टान के टूटने के कारण से किसी मृदा का निर्माण होता है तो वो मृदा कैसे बनेगी, सीधी लवणीय व क्षारीय बनती है। क्योंकि बेसाल्ट चट्टान होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। जबकि ग्रेनाइट जो अपने पड़ी थी वो अम्लीय प्रकृति की थी, जिसके कारण से वहां पे अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अब बेसाल्ट चट्टान क्षारीय प्रकृति की होने के कारण से उसका विखंडन होकर अगर किसी मृदा का निर्माण होता है तो श्योर है कि वो मृदा कैसी होगी, क्षारीय होगी। कैसी होगी, क्षारीय हो जाएगी। अगर
अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें और बनने का कारण क्या हो सकता है, तो अपन बात करें, कल अपन ने बात की थी लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, तो यहाँ पे मैं कह दूं कि लगातार क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग। अब मोस्टली वही बात अपन ने कल देखा था कि अम्लीय उर्वरक कौन कौन से थे, जितने भी नाइट्रोजन युक्त, तो यहाँ ध्यान रखना है, एक तो फास्फोरस और एक पोटेशियम युक्त उर्वरक जो होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय। और इनमें भी अगर मोस्टली बात करें तो फास्फोरस, मोस्टली बात करें तो फास्फोरस होता है, वो बहुत ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ध्यान रखना, इनका अगर प्रयोग करेंगे रेगुलर, अगर क्या करेंगे, लगातार क्षारीय प्रकृति के उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने क्या बन जाएगी भाई क्या बन जाएगी, लवणीय व क्षारीय मृदा का निर्माण हो जाता है। तो ये थे अपने बनने के कारण हो गए इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन इसके सुधार की, कैसे इसको सुधार सकते हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। ये बनने के कारण हो गए। बात करते हैं लवणीय क्षारीय मृदा के सुधार। देखो सुधार में अपन ने देखा, एक चीज बात करते हैं फर्स्ट अपन कार्बनिक पदार्थों की। कार्बनिक पदार्थों के अंदर अपन यहाँ पर देखो एफओएम काम में ले सकते हैं, फार्म यार्न मैनुअल, गोबर की खाद बोलते हैं जिसे, या फिर हरी खाद। क्या काम में ले सकते हैं? गोबर की खाद या फिर हरी खाद, यहाँ पर अपन इसमें काम में ले सकते हैं। देखो हरी खाद ले सकते हैं। होगा क्या, ये हरी खाद क्या करती है, इस हरी खाद का विच्छेदन होता है और ये अम्ल को अंदर परिवर्तन कर देती है। अब मोस्टली यहाँ हरी खाद की अपन बात करते हैं, तो हरी खाद वाली प्रमुख 4 फसलें काम में लेते हैं। देख तो एक हरी खाद में एक तो लेते हैं अपन सनई, एक लेते हैं डेचा, एक लेते हैं गवार और एक लेते हैं लोबिया। मोस्टली बात करें देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है देखना इस चीज को। सनई होती है, वो क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। क्या होती है? सर्वोत्तम। यानी हरी खाद वाली सर्वोत्तम फसल कौन सी है? सनई है। परंतु राजस्थान की बात करें, राजस्थान के लिए सर्वोत्तम कौन सी है भाई, तो वो डेचा हो जाएगी। सॉरी लवणीय मृदा की बात करें, अगर बात करें कि मोस्टली लवणीय मृदा के लिए हरी खाद कौन से काम में लेते हैं, तो वो डेचा। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, किसकी बात करें, राजस्थान हेतु सर्वोत्तम, तो राजस्थान के लिए सर्वोत्तम कौन सी हो जाएगी, अपनी गंवार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गंवार। और जो लोबिया है वो भी क्या है, हरी खाद वाली फसल ही होती है। तो ये उनको ध्यान रखना है, सनई, डेचा, गंवार और लोबिया। यहाँ से पूछ सकता है कि सर्वोत्तम हरी खाद वाली फसल कौन सी है। इसके बाद में पूछ ले आते हैं कि डेचा या लवणीय मृदा के लिए सर्वोत्तम हरी खाद कौन सी है, डेचा हो जाती है। और उसके बाद में भी आपसे अगर पूछे तो अपनी राजस्थान के लिए हो जाएगी लोबिया हो जाएगी। ये अपने हरी खाद वाली फसलें काम में लेते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो वो बात कर लेते हैं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग। ये हो गई। इसके बाद में बात करते हैं रसायनों का प्रयोग, कौन कौन से रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो रसायनों की बात करें तो अपन APH2 मोस्टली क्या ले सकते हैं, आयरन पायराइड। एक ले सकते हैं जिप्सम CaSO4.2H2O। यहाँ देखो कैल्शियम, इसमें मोस्टली कैल्शियम होता है, वो 29.2% पाया जाता है। कितना? 29.2% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा देखो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन सीधा कह सकते हैं कि कैल्शियम का प्रयोग, किसका प्रयोग, कैल्शियम का प्रयोग भी कर सकते हैं कि कैल्शियम का प्रयोग भी किसके लिए कर सकते हैं, लवणीय क्षारीय मृदा के सुधार में इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं। किसका? कैल्शियम का प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं। और बात करें तो अपन ने अम्लीय मृदा पड़ी थी, वहां पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखना अम्लीय मृदा के लिए भी कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। अपन को ध्यान रखना है कि कैल्शियम वहां भी ले सकते हैं और कैल्शियम यहाँ भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आयरन पायराइड लेंगे, जिप्सम ले लेंगे यहाँ पर काम में। एक अपन क्रिया करते हैं, वो करते हैं देखो खुरचना।
क्या कर सकते हैं, खुरचना। खुरचना का मतलब मर्दा सतह होती है, उसको किसी खुरपी की सहायता से क्या कर देते हैं, उसे परत को, यानी जो अपनी सफेद या काली ब्लैक लेयर जमा हो रही थी उसको क्या देते हैं, हटा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, खुरचना कहलाएगा। तो अपन जिप्सम का, आयरन पायराइड का, इनका उपयोग कर सकते हैं, रसायनों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, इस मर्दा को रोक सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है उपचार, वो क्या हो जाएगा, लवण सहनशील फसलें। क्या करना है, लवण सहनशील फसलें लगानी है। देखो लवण सहनशील फसलें कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो देखो अपना जौ, चुकंदर, डेजा, खजूर। जो हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा, डेजा हो जाएगा, अपना खजूर हो जाएगा। इसके अलावा अपनी सरसों ले सकते हैं, सरसों हो जाएगी, आंवला हो जाएगा, सरसों हो गई, आंवला हो गया। इनका प्रयोग कर अपन क्या कर सकते हैं, लवण सहनशील फसलें उगा सकते हैं। और लवण सहनशील फसलें उगाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वहां पे लवण सहनशील फसलें उगाएंगे तो लवणीय सारी मृदा में आसानी से उगाई जा सकती है, तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर क्या करेंगे, किस्मों का प्रयोग, किसका, लवण सहनशील किस्में काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे, लवण सहनशील किस्में काम में लेते हैं। और बात करते हैं पहले गेहूं की, तो देखो सबसे मेन है वो है लोक वन। कौन सी है, गेहूं की लोक वन अपने मोस्ट इंपोर्टेंट है। और तरबूज की बात करें तो तरबूज की आ जाएगी सुगर बेबी। कौन सी हो जाएगी, गेहूं की लोक वन, तरबूज की सुगर बेबी हो जाएगी। और जौ की हो जाएगी BL2, जो की मोस्टली BL2। तो इन किस्मों को भी उगाकर अपन क्या कर सकते हैं, लवणीय मृदा में आसानी से उगा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स अपन ने देखा। अब देखो इसमें से क्वेश्चन जो पूछता है वो बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन आता है, सीधा सा क्वेश्चन है अपने लिए। देखो क्वेश्चन क्या होगा, कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि अपन को देगा वो लवणीय मृदा के सुधार। क्या पूछेगा, या तो लवणीय मृदा का पूछेगा या फिर किसका पूछेगा भाई, क्षारीय मृदा का। देखो लवणीय मृदा में वो फर्स्ट अपन को दे सकता है खुरचना, क्षारीय मृदा के लिए भी वो अपन को दे सकता है खुरचना। यहाँ पर बात करें अपन सेकेंड वो दे सकता है FeS2, और यहाँ भी दे सकता है FeS2। यहाँ अगर वो बात दे दे, आपको दे दे हरी खाद, और यहाँ पे आपके सामने दे हरी खाद, और यहाँ आपके सामने आ जाए जिप्सम, और यहाँ पे आपको पूछ ले वो जिप्सम। अब देखो मोल, अगर क्वेश्चन यही हो, यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन हो, इन्हीं में से आंसर देना है, तो लवणीय मृदा के लिए मोस्टली उपचार की बात करें तो वो हरी खाद वाली फसल होती है। ध्यान रखना, अगर हरी खाद वाली फसल दी हुई है तो कुछ भी नहीं देखना है, सीधा सा हरी खाद पे टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जिप्सम, आयरन पायराइड, खुरचना तीनों ही उपयोग में लेते हैं। हरी खाद भी लेते हैं, पर मोस्टली कौन सी लेते हैं, हरी खाद, क्योंकि लवणीय मृदा के लिए हरी खाद। और हरी खाद में भी अगर ढेंचा दिखाई दे दे तो मोस्टली ढेंचा। हाँ, अगर यहाँ पर जिप्सम का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ ऑप्शन होता ऑल ऑफ देम, सभी, तो अपन पहले आंसर लगाते हैं सभी पे। किस पे, सभी पे। परंतु सभी का ऑप्शन ना हो और जिप्सम दिया हुआ हो या कोई अदर दिया हुआ हो तो पहले हरी खाद लेनी है। अगर सभी का ऑप्शन हो तो सीधा सा है सभी पे जाना है। वही चीज इधर ध्यान रखनी है कि सारी मृदा के लिए मोस्टली अपन को ध्यान रखना है जिप्सम काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, जिप्सम। और अगर जिप्सम का ऑप्शन नहीं होगा तो कैल्शियम का ऑप्शन होगा। किसका ऑप्शन होगा, जिप्सम नहीं होगा तो कैल्शियम। अगर जिप्सम और कैल्शियम का ऑप्शन हो तो पहले जिप्सम और कैल्शियम आएगी। अगर इसमें भी ऑल ऑफ देम का ऑप्शन हो तो फिर ऑल होगा। अगर ऑल ऑफ देम का ऑप्शन नहीं हो तो पहले जिप्सम या कैल्शियम इसमें लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी अम्लीय, लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ होती है भारत में, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, सेम समस्या क्या होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 में बना। नहरी क्षेत्र होने के कारण से जो अपने इंदिरा गांधी नहर गंगानगर में, उसके कारण से ये बनाया गया, क्योंकि वो जल जमा होता था, वहां पर लवण ज्यादा पैदा होते थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उसको लाइक करो, कमेंट्स करो। और साथ ही जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया तो कल इसी टॉपिक का, कल अपने अम्लीय लवणीय क्षारीय मृदा के टॉपिक का टेस्ट है अपने टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।